महराज मलिक ईमानदार है या नहीं है? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ईमानदार कहाँ है? तो वो आज से थोड़ी ना, जब से एमएलए बना महराज, वो हो सकता है पहले से हो। मैं बोल रहा हूँ पहले से। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी सीनियर नेता मंसूर साहब हैं, तालिब साहब हैं और तनवीर साहब हैं। यहाँ पे बात करेंगे इनके साथ। मंसूर साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, पीडीपी का आगे के लिए इन फ्यूचर क्या काम जो है वो कर रही है, जिससे लोगों में जो है एक अपना वजूद बना पाए। जिस तरह से आपने देखा इलेक्शंस में किस तरह से 3 सीटें आप लोगों ने जीती हैं जहां आप सरकार में हुआ करते थे। ही डेंगे साहब, अभी जो लोगों का मैंडेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं हमारी आला क़यादत कि जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए हैं, जैसे कि रिसेंटली असेंबली में जो इन्होंने वादा किया था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, जिस बेस पे उनको वोट लोगों ने दिए कि हमारी जो डिग्निटी छीनी गई थी, उस डिग्निटी को वापस लाने के लिए जो पहला बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाना था वो ला नहीं पाए। अलबत्ता हमारे लीडर फराज साहब ने जब असेंबली में आवाज़ उठाई, बिल पेश किया, तो उनको मजबूरन बिल लाना पड़ा। लेकिन ये जो बिल इन्होंने लाया, पहले इन्होंने कंडम करना था उस फैसले को जो जम्मू व कश्मीर की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। तो पहले तो कंडम किया नहीं उन्होंने। तो जो वर्ड इस्तेमाल किए गए उसमें कि हमें जो है, जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 जो है, इसके बारे में हमसे बात की जाए। तो पहले तो इनको कंडम करना चाहिए था कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, जो शब खून मारा गया है, रियासत को डिग्रेड किया गया है, रियासत के हुकूक जो खुद अपनी रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना झंडा था, असेंबली थी, उस असेंबली को भी उन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो ये चीज़ जो है, ये अवाम ने मैंडेट एनसी को इसलिए दिया था कि आप हमारी नुमाइंदगी असेंबली के थ्रू पार्लियामेंट को भेजो कि ये फैसला हमको मंजूर नहीं है। बहरहाल जो भी उन्होंने लाया, हमने वाज़ह तौर पे, हमारी आला क़यादत ने इसको कहा कि हम इसके साथ हैं, जो भी लाया। लेकिन हम कंडम करते हैं उस चीज़ को जो हम पे थोपी गई, रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। तो ये आगे भी चलेगा। जब हमारी सरकार आएगी, जब हमें लोग मैंडेट देंगे, तो हम ये रेजोल्यूशन जो है, ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे जो अल्फाज जो है हमें करने चाहिए बहसते जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव। मंसूर साहब, एक तरफ आप कह रहे हो कि पीडीपी ने जो रेजोल्यूशन जो एनसी ने लाया उसको सपोर्ट किया, दूसरी तरफ हम देख रहे थे असेंबली में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पीडीपी के जो एमएलए हैं वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसकी क्या वजह थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो डे 1 से, जब वो पार्लियामेंट में उनकी 2 सीटें थी, उस वक्त से लेकर आज तक उनका एजेंडा था, एक वोट बैंक बनाने के लिए एक मुद्दा था दफा 370। मैं बैरून रियासत के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि दफा 370 है क्या, ये किसने लाया? जो इसकी एडवर्टाइजमेंट भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में करके ये कहना चाहती है कि दफा 370 एक ऐसा दफा था जिसमें मिलिटेंट तैयार होते थे, उनके लिए रास्ते खुले थे। तो ये वो दफा नहीं था कि पाकिस्तान से कोई आता, वो बोलता कि ये दफा 370 के तहत मैं आ रहा हूं कश्मीर में, मुझे ना छेड़ा जाए। तो ये ऐसा दफा नहीं था। ये दफा वो था, ये गारंटी देता था मेरे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को कि आपकी नौकरी, आपका रोजगार ये कोई दूसरी रियासत का आदमी छीन नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि आप पसमानदा रियासत हो। ये महाराजा ने 1927 में 35A को बनाया, जब हिंदुस्तान के लोगों ने रात की तारीखों में जम्मू और कश्मीर के जम्मू खिते के लोगों को तंग करना शुरू किया। तो लोग जब उनके पास गए ये बात लेकर, तो उन्होंने ये दफा जो है ये एक्ट बनाया। उसके बाद जो है हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, हमने जो है इलाक किया हिंदुस्तान के साथ। जब हम पे चढ़ाई की पाकिस्तान ने कबायलों के जरिए से, हम वो कश्मीरी हैं, उस वक्त भी हमने कबायलों को लताड़ा। लेकिन महाराजा ने जब हिंदुस्तान के साथ 3 शराइतों पे इलाक किया, तो हमें ये गारंटी दी गई कि आप अपनी रियासत में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे और असेंबली बनाओगे, आपका सदर रियासत होगा, आपका वजीर आजम होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं कांग्रेस ने आहिस्ता 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 खत्म करते करते इसको जीरो कर दिया। और इसके साथ जो यहाँ के रहनुमा थे जिन्होंने हुकूमतें की यहाँ पे, उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया और बिल आखिर ये 2 चीजों पर रह गया। एक 35A कि यहाँ पे बैरून रियासत से कोई भी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। दूसरी बात कि यहाँ पे नौकरी कोई नहीं कर सकता। तो ये दफा 370 सुकुड़ते सुकुड़ते इन 2 चीजों पर महदूद हो गया। लेकिन ये भी बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ और आखिरकार 5 अगस्त को शब खून मार के, कानून को बालाए ताक रख के, कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रख के, इन्होंने रियासत को जेल खाने में तब्दील कर दिया। रियासत के तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियों के रहनुमाओं को कैद कर दिया गया और इंटरनेट सर्विस से मुनक़ता कर दी दुनिया से। और उसके बाद जो है यहाँ पे कवानीन नाफिज कर दिए और ये यूटी में तब्दील किया। हमारे लद्दाख खिते को अलग ढंग से किया गया। जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा करके एक छोटी सी जो यूटी जिसे कहा जाता है था, जहां पे वजीर आजम होता था, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हम पे थोपा गया। और बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान नहीं दिखा आज तक 10 सालों में कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा भी संभाल सके। तो ये हमारे राइट्स के साथ जो है, हमारे राइट के साथ जो है खिलवाड़ है। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये फ्रीडम दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें ये बात कहनी है, हमें हिंदुस्तान के लोगों को कहना है कि दफा 370 ऐसा कोई लॉ नहीं था जिससे बैरून मुल्क से लोग आकर यहाँ मुदाखलत करते, यहाँ पे कत्लो गारत करते। ये हकीकत है कि पाकिस्तान ने डे 1 से ही पहले कुछ हिस्सा लिया, उसके बाद यहाँ कत्लो गारत शुरू करवाई, मिलिटेंसी करवाई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे नौजवान अब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त एक अच्छा वक्त होगा। मंसूर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। भारतीय जनता पार्टी के लोग असेंबली में प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे थे, वो बात समझ में आ रही थी, लेकिन पीडीपी के नेता वहां पे एमएलए जो थे असेंबली में, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो प्रोटेस्ट इस बात की कर रहे थे कि आपने जो ये रेजोल्यूशन लाया है ये मुकम्मल तरीके से नहीं लाया है। इसमें पहली चीज, जो पहला वर्ड आपने इस्तेमाल किया वो गलत है। पहला वर्ड जो इस्तेमाल होना था कंडम होना था। 35 से दफा 370 को तोड़ा जो है, इसकी कंडम आपने करना था, ये वर्ड इस्तेमाल करना, वो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। मंसूर साहब, अभी जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे कहा कि अब जिस तरह का मैंडेट लोगों ने दिया है, पीडीपी जो सत्ता में हुआ करती थी आज वो सत्ता से बाहर है, 3 एमएलए रह चुके हैं आपके, और वो भी उनको कहीं ना कहीं अपोज भी करना पड़ता है काफी सारे मुद्दों पे। तो कैसे लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे आप पीडीपी को फिर से रिवाइव करेंगे, कैसे आप लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि पीडीपी आपकी जमात है? देखिए डेंग साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि जब रियासत पे शबो खून मारा गया तो यहाँ पे प्रॉक्सी जो है तंजीमें खड़ी की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे एमएलए जो हैं खरीदे गए, उनको पार्टी जो है उनको पार्टी बनाकर दे दी गई, उनको फंडिंग की गई। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हिंदुस्तान की जो भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंकर थे, वो जो है मायूसी उनको देखनी पड़ी। इस इलेक्शन में लोगों ने नकारा इस चीज को, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे इंजीनियर रशीद हो,
चाहे कोई भी हो। आपको मालूम होना चाहिए, मेरे अंदाजे के हिसाब से 15 से 20 पार्टियां जो है रिकॉग्नाइज होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये इतना आसान नहीं होता कोई पार्टी रिकॉग्नाइज कराना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि मैंडेट जो है वो मुकम्मल तरीके से किसी भी रीजनल पार्टी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के बाशऊर वोटरान ने अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी मेजॉरिटी के साथ कोशिश की कश्मीर जोन में उनको मैंडेट दिया, और इस मैंडेट को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट किया और बैरून ममालिक के लोगों ने भी, कि जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त को किया था वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए ठीक फैसला नहीं था। वो जम्मू और कश्मीर के लोग उसको नहीं मानते हैं। ये तो क्लियर कट बात है। ये अलग बात है कि एक शहर में 2 दुकानें हो सकती हैं, एक दुकान पे अच्छा सौदा बिकता है, एक पे खराब। हो सकता है लोगों ने हमें खराब समझा होगा, तो आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे लोगों के दिल जीतने की, लोगों को एड्रेस करने की, उनके जो मसाइल हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रखने की हमारी ये कोशिश होगी। तो बाकी हम देखेंगे कि रियासत में जो इस वक्त हुकूमत आई है, हालांकि उस हुकूमत के पास कुछ देने के लिए नहीं है। यहाँ का डीसी अगर ट्रांसफर होगा, एसएसपी ट्रांसफर होगा, तो वो जो है वो दिल्ली से होगा। तो मेरे इस चीफ मिनिस्टर के पास कुछ नहीं है। अगर मेरी जाती राय पूछी जाएगी, मैं पार्टी की नहीं बात करता हूं, मेरी जाती राय अगर पूछी जाती तो जिस वक्त उमर अब्दुल्ला एज ए सीएम शपथ उठा लेते, उसके बाद उनको ऐलान करना चाहिए था, जंतर मंतर पर बैठ जाना चाहिए था, पहले हमें स्टेटहुड वापस दे दो। ठीक है, आपको दफा 370 से दिक्कत है तो नया एक्ट लाओ ना कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट बिठाओ ना, तो हमें गारंटी दे दो। दफा 370 का नाम मिटा दो आप, लेकिन हमें गारंटी चाहिए लैंड की, हमें गारंटी चाहिए रोजगार की। हमारे रोजगार में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए बैरून रियासत से, यह हमारा बुनियादी हक है। अगर दफा 370 यहाँ है तो इस दफा 370 की शिग लेकर आपने दफा 371 लागू किया दूसरी रियासतों में, तो वहां पे तो लोगों को आपने गारंटी दी है ना एम्प्लॉयमेंट की। आप देखिए कल ये रजौरी में एक लिस्ट आउट होगी, तो कहां की बच्ची आई, वहां पे उसने किसी का रोजगार छीना, महाराष्ट्र की या यूपी की थी गालबन। क्या मेरी बेटी, मेरी बहन दिल्ली की लड़की के साथ मुकाबला कर सकती है एग्जाम में? है कोई मुकाबला? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका तालीमी निजाम बहुत ज्यादा है, एडवांस्ड है। मेरा जम्मू कश्मीर पहले से 30 सालों से कत्लो गारत में है। यहाँ पे तो रोज लोग मरते हैं, यहाँ पे तो लोग जो है मतलब दिन में इतने टेंस होते हैं कि यहाँ होगा कुछ कि वहां होगा। ऊपर से सितम जरीफी कि सेंटर कब कौन सा कानून लाए, ये भी एक सितम जरीफी है ना। ये भी एक बहुत बड़ी सितम जरीफी। एक तो मिलिटेंटों की मार, दूसरी पार्लियामेंट की तरफ से मार, हमारे हुकूक छीन कर। और जब आज की डेट में अगर इस वक्त में आप बात करूंगा, 40,000 गालबन पोस्टें निकली हैं पोस्ट ऑफिस में। आप देखिए कटआउट कहां लगता है, 99.6 लगा है कटआउट। तो क्या मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, चाहे वो डोगरा हो, चाहे चनाब वैली से हो, चाहे आपका पीर पंचाल हो या कश्मीर वैली से, तो वो इसमें तो फाल नहीं करेंगे। तो आने वाले वक्त में ये खदशा है कि बैरून रियासत से आकर यहाँ लोग जो हैं, जब उनको नौकरी मिलेगी फिर वो जमीन भी लेंगे, वो रास्ता भी इन्होंने खोल के रखा है। तो कश्मीर की कश्मीरियत जो है वो खत्म हो जाएगी। मंसूर साहब, आज तो आप बड़ी मुखालफत कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जब सरकार बनाई थी, आज जो हालात हैं उसकी जिम्मेवार कहीं ना कहीं पीडीपी भी है। देखिए, जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, जब रियासत में लोगों ने मैंडेट बीजेपी को दिया, ये 2 खित्ते हैं, 3 खित्ते थे। आज भी तो बीजेपी को मैंडेट मिला है। सुनिए, ये 3 सीटें हैं, तब तो 25 थी। 3 खित्ते हैं, लेकिन उस टाइम और इस टाइम में फर्क है। आप उस टाइम असेंबली थी,
उस टाइम जो है 3 खित्तों में से भारतीय जनता पार्टी को गालबन 25 या 26 सीटें आई। 25। लेकिन उस टाइम जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना कांग्रेस ने पीडीपी को हमायत की। ऐसा आप देखिए, आप हिस्ट्री देखिए। और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, आप नेट खोलिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कैटेगोरिकली लिख दिया था उस पे, और ये साइन हो गए थे, हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कयादत के साथ, मोदी गवर्नमेंट के साथ, मोदी कयादत जो थी पार्लियामेंट की कयादत, उनके साथ लिखत पढ़त हुई थी कि दफा 370 और स्टेट के किसी भी चीज में भारतीय जनता पार्टी की कयादत मुदाखलत नहीं करेगी। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है रियासत में हुकूमत चलेगी। लेकिन बाद में अगर कोई धोखा करे तो उसको क्या कह सकते हो? अब ये आप रिसेंटली कांग्रेस कल तक कहती थी कि दफा 370 वापस आना चाहिए। आज जब उनको लगा कि महाराष्ट्र में हमें भाजपा जो है भारी पड़ रही है, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने तो वोट हमसे लिया है, कश्मीर से, इस बेस पे लिया है कि हमें अपनी डिग्निटी चाहिए। इसी बेस पे लिया ना, हमारी एक पहचान थी ना। तो अगर आज यू टर्न कांग्रेस ले सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम यू टर्न ले लिया। लेकिन कुर्सी की चाहत रखने के लिए तो आपने भी उनसे हाथ मिला लिया। जब आपको पता था कि उनका मंशूर या मैनिफेस्टो में है कि 370 हटाना है, तो आपने फिर भी उनके साथ हाथ मिला दिया आपकी पार्टी ने। देखिए, हमारी जो पार्टी की क़यादत उस टाइम देने का मौका भी तो आपकी देखिए, जब ये हुआ था उस टाइम मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा नहीं था, रुकन नहीं था। लेकिन अब तो है। लेकिन अब हूं मैं। लेकिन जहां तक मुझे इल्म है कि हमने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, हार मानो उसमें ये लिखत पढ़ नहीं, मैं हार क्यों मानूंगा कि जब तब नहीं थे, तो अब मेरे ख्याल में हार मैं बताऊंगा ना, आप मैं हार क्यों नहीं मान सकता। जब रियासत को 5 अगस्त को जेल खाने में तब्दील किया गया, तो ये कौन सी बात है? रियासत को अगर उस वक्त के जब ये बीजेपी ने असेंबली तोड़ी, उस वक्त जो है आपका फैक्स खत्म हो गया, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ गया। उस वक्त जब कांग्रेस ने भी और एनसी ने भी पीडीपी को सपोर्ट की बाहर से, उनने लेटर लिखा, तो लेटर लिखकर वो लेटर जब नहीं पहुंचा, तो आप क्या उम्मीद रख सकते हो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ क्या हुआ होगा? उनके साइन कराए गए और इन्होंने भी साइन किए कि हम रियासत में कोई भी नई चीज नहीं लाएंगे, हम सिर्फ रियासत की तरक्की के लिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत चलेंगे। फिर जब मुफ्ती मोहम्मद सईद बीमार हो गए, तो उस चीज का उन्होंने फायदा उठाकर रातों रात जो है असेंबली तोड़ दी और गवर्नर को बोल दिया कि आपकी फैक्स मशीन भी नहीं चलेगा, आपका नेट भी नहीं चलेगा। और जब चिट्ठी लिखी गई उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, तो वो चिट्ठी जो है गवर्नर ने नकार दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास चिट्ठी नहीं पहुंची, और रातों रात जो है शबो खून मार कर हमारी हकूक जो है छीने गए, हमें जेल में तब्दील कर दिया गया, हमारे क़यादत को हाउस अरेस्ट किया गया और कहीं उनको जेल खानों में बंद कर दिया गया, और हमारे ऊपर जो है नए कवानीन नाफिज कर दिए गए। क्योंकि हम पहले ही मजबूर हैं। हमें पिछले 30 सालों से पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार ने खत्म कर दिया है, फाइनेंशियल माशी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। अगर इस चीज का कोई बड़ा गुनाहगार है, मैं पाकिस्तान को भी समझता हूं। लेकिन ये मेरी पर्सनल जाती राय, हो सकता है मेरी पार्टी इससे इख्तलाफात करे। इशू तो है, ये इशू तो है, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर तो एक इशू है ना। हमारा तो एजेंडा है कि इस जम्मू व कश्मीर को, ये जो कत्लो गारत हो रही है, तो इस कत्लो गारत को बंद करने के लिए आप जो कवानीन नाफिज कर रहे हो, ये इसका हल नहीं है। ये कभी इसका हल नहीं हो सकता है। आप हमारे हुकूक छीन कर, हमें डिग्रेड करके आप रियासत में जो है अमन नहीं ला सकते हो। क्योंकि जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे होगा क्या? अगर आप पूरे हिंदुस्तान की 33 रियासतों में से जो लोग इधर टूट पड़ेंगे, 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, तो हमारे इस रियासत की कितनी आबादी है? 1 करोड़। कितनी परसेंटेज बनती है? तो जब 1 करोड़ 30 लाख, 1 अरब 30 लाख लोग यहां पे जब फॉर्म भरेंगे, तो हमारी परसेंटेज कहां पहुंची? हम तो 1% भी नहीं रहे यहां पे। तो ये कितना जुल्म है।
मंसूर साहब, एक चुना हुआ एमएलए जिसको लोगों ने चुन करके असेंबली में भेजा है, वो बार बार आपको टारगेट करता है और ये कहता है कि रेत माफिया आप हैं, माइनिंग माफिया आप हैं, आपका अड्डा पर्ची आप के द्वारा वो किया जाता है, आप वहां के बड़े डॉन हैं। ये मामला क्या है? देखिए डेंग साहब, बदकिस्मती है लोगों की कि जब ये इलेक्शन आनन फानन अनाउंस हो गया 18 तारीख को, तो ऑलरेडी पहले डीडीसी थे, तो उस टाइम भी एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह नहीं जाती थी। उस जगह, किस जगह? जहां का वो डीडीसी था। अच्छा, क्यों नहीं जाती थी? वो इसलिए नहीं जाते थे कि ये बदतमीज है। मतलब डीसी डोडा भी इग्नोर कर रहा था। जितने भी बड़े बड़े ओहदेदारान हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, मतलब कोशिश करते थे हम इस शख्स को अवॉइड करेंगे। अच्छा, तो उसने जो वे ऑफ टॉकिंग इख्तियार की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उसको जो गैप दे दिया, उसको कानूनी शिकंजे में नहीं लाया उस टाइम। उसको लगा कि ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता, जहां तक मैंने सुना है, ये हकीकत भी है या नहीं है, लेकिन गालबन उसके इस डीडीसी दौर में और इलेक्शन दौर में लगभग 17 पर्चे लगे हैं, जो मैंने सुना है। अच्छा, तो जो उसने इलेक्शन कमिश्नर को दिखाया है वो 7 से 8 है। तो ये जो 7 से 8 पर्चे लगे इसके खिलाफ, तो जो डोडा की पुलिस है या डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है या रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अभी तक उसके खिलाफ चालान पेश नहीं किए। तो उसको लगा कि ये जो मैं कर रहा हूं ये लीगल है। तो ये जो है कहीं ना कहीं कमजोरी एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, और इस चीज को वो भुगत रहे हैं आज। वो डीसी डोडा को टारगेट कर रहा है कि ये बिल्डिंग जो है शायद म्युनिसिपैलिटी वालों ने बनाई है, तो हैंड ओवर हुई है नहीं हुई है ये तो म्युनिसिपैलिटी वालों को पता है। बीइंग एमएलए, अगर वो श्रीनगर से आ रहा था, उसको पहले डीसी के साथ बैठना था कि डीसी साहब, जिन डिपार्टमेंटों ने ये बिल्डिंग बनाई है उनको जरा यहाँ लाइए मीटिंग में। फोन पे बोल सकता था, छोटी सी बात है। तो डीसी क्या इनकार कर सकता था? ऑनरेबल है डीसी, रेस्पेक्ट करता, उसको चाय पिलाता और वहां पे वो दिखा देता उसको कि इस बिल्डिंग के टेंडर हुए हैं, ये इस डिपार्टमेंट के अंडर हैं, इसको हम दूसरे डिपार्टमेंट को अगर देना चाहें तो इसके लिए हमें कमिश्नर, इस डिपार्टमेंट के कमिश्नर से वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो अगर वो दे देगा तो मुझे कोई एतराज नहीं। मतलब ये चीज करने के बजाय उसने क्या किया, वो चला गया, उसने किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के किसी भी डिपार्टमेंट को वहां नहीं लाया, उसने मीडिया के चंद लोगों को लिया और एडवर्टाइज कर दी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो ये कहीं ना कहीं इलिटरेसी है। जो जो दिखाया गया, क्या वो सही मायनों में वहां पे था? नहीं, गलत चीजें प्रोजेक्ट की गई। देखिए, ये मुझे मालूम नहीं कि वो थी क्या है, क्योंकि जब तक मैं खुद वहां नहीं जाऊंगा मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। आपके हिसाब से तरीका गलत था? मेरे हिसाब से तरीका गलत। तरीका ये भी हो सकता था, महराज साहब डीसी साहब को फोन करते कि मैं कल 3 बजे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंच रहा हूं, तमाम डिपार्टमेंटों की मीटिंग रखिए, वो रख सकते थे। चलो, वो उनका अपना काम करने का तरीका, वो कैसे करते हैं। लेकिन जो इल्जाम आप पे लग रहे हैं उस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, जहां तक इल्जाम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। ऐसी फ्रीडम तो नहीं है किसी को चोर कहा जाए। देखिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी उनसे कहा था कि एडवाइजर रखिए, उसके बाद उनसे कहा था कि आप माफी मांगे। हो सकता है जज्बात में आकर बात निकल गई होगी, इंसान है, तो कोई कत्ल तो नहीं किया, कत्ल तो नहीं किया। तो बीइंग ए मुस्लिम, हम उस खुदा को मानते हैं जिसका कहना है कि अगर तुम पे कोई जुल्म करे, जो काम आपने नहीं किया है, वो इल्जाम आप पे लग रहा है और आपको डिफेम किया जा रहा है। सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं कि जिस अल्लाह को मैं मानता हूं, उसका कहना है कि अगर तुम पे कोई जुल्म करे, तुम अगर उससे बदला लेना चाह सकते हो तो ले सकते हो। बदला लेने का तरीका है कि मैं कोर्ट में जाऊं कि इस शख्स ने मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं ये गलत हैं। अब तो चले गए हैं। सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।
दूसरा तरीका यह है कि अगर आप माफ करोगे कि आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। ये मेरी तालीम है बीइंग ए मुस्लिम। तो मैंने इसको फॉलो किया। मैंने पहले इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि अगर वो माफी मांगेगा मीडिया के सामने, उसने मीडिया के सामने ही बोला ये बात, तो मीडिया सामने ये बोले कि मुझसे गलती होगी। तो जब अल्लाह का हुक्म है कि अगर आप माफ करोगे आप दुनिया के बेहतरीन इंसान, तो मुझे माफ करना चाहिए, क्योंकि मैं फॉलोअर किसका हूं? नबी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं मेरी सियासत तब है जब मैं अपने दीन को लेकर साथ चलूं, क्योंकि मेरा दीन ये कहता है किसी को आप बुरा मत कहो, किसी के साथ जुल्म मत करो, किसी का हक मत खाओ। अगर मेरे साथ उसने जुल्म किया है तो वो नहीं माफी मांगता है, फिर उसके लिए लॉ है, उसके लिए एक जुडिशरी है। तो जुडिशरी में मैं जा चुका हूं, मैंने वकील कर लिया, एडवोकेट, वो बना रहा है नोटिस। तो लगभग 10 करोड़ का जो है डिफर्मेशन केस उसको होगा और वो फेस करेगा, एमएलए डोडा को। हाँ, वो फेस करेगा। उसके बाद जुडिशरी का काम है उसको वो सजा देगी या 10 करोड़ उसको मेरे अकाउंट में डालना पड़ेगा, दो में से एक तो करना पड़ेगा। अब उसके पास दो ही ऑप्शन है। जुडिशरी अगर 10 करोड़ की जगह 5 ही करोड़ फैसला करती है तो उसको देना है या तो जेल जाना है, जो उसकी फिर सजा होगी एज पर लॉ। इसके साथ मंसूर साहब एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, अगर आप ये नहीं मान रहे हैं कि आप पे जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सारे गलत इल्जाम लगाए गए हैं जिसको लेकर के आप कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो महराज मलिक जिसको लोगों ने चुना है, जो एमएलए है आज के समय में, वो जिस तरह से अपने आप को खुद प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदार हैं वो? देखिए, जहां तक ईमानदारी का ताल्लुक है, अगर मैं ईमानदारी की बात करूं, उसने जो वर्ड डिस्क्राइब किया है, सो कॉल्ड ईमानदारी, सो कॉल्ड मजलूम, यही बात कह रहा है ना हर जलसे में। तो मैं आप छोटी सी एक मिसाल देता हूं। मेरे इस जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो गौर से सुनने चाहिए, वो ऑफिसर भी गौर से सुनने चाहिए। उन लोगों ने आज तक, जहां तक मुझे लगा, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन 5 साल रहा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारे ऑफिसरान, हमारे एम्प्लॉय जो हैं, इस सब के जिम्मेवार हैं। अब आप बोलोगे कैसे? मैं एक पंचायत की मिसाल देता हूं या एक शहर की मिसाल देता हूं। मैं एक पंचायत टिपरी की बात करता हूं जिसको ठाठरी बी कहा जाता है। आप पीएचई डिपार्टमेंट को लीजिए, पूरी पंचायत में 1300 से 1400 वोटरान हैं, तो घर कितने होंगे? 2000 3000। तो पीएचई डिपार्टमेंट जो है 3 से 10 कनेक्शन जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जमा करता है कि ये पैसा हमें आता है एक पंचायत से। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी देखिए आप, लोगों के 3-3 स्टोरी मकान हैं, होलसेल दुकानें हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी लोगों के जो विभाग है उनने पूरी पंचायत में 20 से 30 कनेक्शन निकाले। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं रियासत को दीमक की तरह खा रहे हैं और नाम दे रहे हैं हम मजलूम का, कि हम मजलूम हैं। एक शख्स के पास अंत्योदय राशन कार्ड, उसको बिजली कनेक्शन भी इल्लीगल, उसको पीएचई कनेक्शन भी इल्लीगल, देने वाला कौन? देने वाला कौन? डिपार्टमेंट। कोई एम्प्लॉय है कहां का? मेरे शहर का, मेरे गांव का, मेरी रियासत का, तो मेरे ही मुल्क का। तो यही हाल पूरे मुल्क का है। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो जब वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं असेंबली में, तो वो असल चीज को असेंबली में नहीं रखते हैं और पार्लियामेंट में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है रोज बरोज कर्जे में डूब रहा है। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मेरे को। मैं वही दे रहा हूँ ना, महराज मलिक ईमानदार है या नहीं है? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ईमानदार कहाँ है? जिन लोगों को वो चला रहा है, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको ये सब चीजें फ्री है। तो वो आज से थोड़ी ना, जब से एमएलए बना महराज, बहुत हो सकता है पहले से हो। मैं बोल रहा हूँ पहले से। इसमें महराज का क्या रोल है? महराज तो ईमानदार है ना? नहीं, महराज साहब ईमानदार हो सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ। एमएलए का, जो एमएलए है उसका ईमानदार होना, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। मैं ये सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने आप को भी ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ कि बेईमान हूँ। ये समाज देगा।
ये सोसाइटी देगी। सोसाइटी का मेरे हिस्सा है, महराज के मलिक भी तो सुनिए सोसाइटी का हिस्सा है। सुनिए, मेरे कहने से जो है, मेरे कहने से मैं अगर माइक में आपके सामने बोलूंगा मैं ईमानदार हूं, मैं मजलूमों के साथ हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ईमानदार हूं, और इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं कि मैं मजलूमों के साथ हूं। इसके दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये एक ट्रेंड था, फेसबुक पे दिखाना, जज्बात भड़काने, प्रवोक करना लोगों को। एमएलए तो बन गए, उससे आगे कहाँ जाना है? अब उससे आगे वो ये बोल रहा है कि आप डीसी को भी थप्पड़ मार सकते हो, आप एसएसपी के ऊपर भी उलझ सकते हो, बोल रहा है ना, प्रवोक कर रहा है ना लोगों को। क्यों नहीं करेगा काम? यार पहले आप देखो कि ये जो काम है, क्या ये एग्जीक्यूट हो सकता है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, जैसे डीसी है, तहसीलदार है, एसएचओ है, तो वो किसी नियम के तहत चलते हैं। नहीं, आपके हिसाब से जो पीएसए लगा अभी कुछ दिन पहले एक युवा पे, जो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, वो गंदगी को लेकर के बात रख रहा था मीडिया के सामने, और तीसरे दिन देखा उसको पीएसए लगा के अंदर डाल दिया, वो क्या सही था? देखिए सर, जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का है, जिसको इंट्रोड्यूस किया शायद 78 में फारूक अब्दुल्ला ने, सही है, तो सही लगा। उसमें जो कानून है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, उसके लिए एक बॉडी होती है डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें डीसी हेड होता है। तो वो बॉडी जो है, उस बॉडी में जो है एजेंसियां होती है, तमाम एजेंसियां, जैसे पुलिस, सीआईडी, जैसे आईबी, इसी तरह से तमाम एजेंसियों की जब इनपुट आती है किसी शख्स के मुतालिक, तो एसएसपी के पास जाती है, तो वहां से डोजर तैयार करके डीसी के पास रखा जाता है, तो वो कमेटी बैठ के उसमें फैसला लेती है। ये तो इत्तेफाक हुआ कि उसने गांध के बारे में कुछ बोला, वो तो उससे पहले भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में रह चुका है। बिल्कुल। तो हम ये सही और गलत का फैसला करने का हमें इख्तियारात नहीं है, इसके लिए एजेंसियां बैठी है, इसके लिए पुलिस बैठी है। एमएलए साहब तो सबसे पहले उनके घर ही गए थे। देखिए, हो सकता है कि एमएलए साहब ने अपने इलाके में दौरान डीडीसी ऐसी एजेंसियां बनाई होंगी जो लोगों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे कि ये पीएसए के काबिल है कि नहीं, ये मिलिटेंट है कि नहीं। ये तो एमएलए साहब जवाब देंगे, इस पे बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो आपके हिसाब से जो भी हुआ है ठीक हुआ है? एजेंसीज हैं वहां पे, डीसी साहब हैं, एसएसपी हैं, जो भी किया होगा ठीक किया होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई डोजर तैयार हुआ किसी शख्स के खिलाफ, तो डीसी साहब का कोई रिश्तेदार या कोई दुश्मन तो डोडा में नहीं है, तो ना तो वो मुस्लिम है, ना तो वो हिंदू है, वो सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं। तो जो एसएसपी डोडा था वो मुस्लिम है। मान लो कि अगर एसएसपी हिंदू होता फिर तासुब हो सकता था मजहबी तौर पर। तो सिख धर्म और मुसलमानों का तो आपस में तो बहुत भाईचारा है, बहुत अच्छी तरह से। तो अगर इस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं, तो वो एक फैक्टर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वो फैक्टर भी नहीं है। यहाँ मुस्लिम एसएसपी तो डीसी सिख, और विक्टिम जो बना है, जिसको महराज विक्टिम बोल रहा है, वो मुस्लिम। अब वो जो था वो शख्स महराज साहब के सपोर्ट में था इलेक्शन के दौरान। तो अब जब उसने मीडिया के सामने कहा ये गंद है, तो वो राइट्स रख सकता है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ डोडा राइट्स रखता है, बोलने के अधिकार हैं उसको। लेकिन दिन में क्या वो एक्टिविटी करता, ना तो वो मीडिया वाला जानता है, ना महराज जानता है, ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ। इसके लिए जो है सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो मुल्क के निजाम को देखती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये चीज महराज साहब बोलता है कि मंसूर मिलिटेंट है, तो उसके पास वो कौन से जराए हैं जिनकी बुनियाद पर, जब वो डीडीसी था उस टाइम में, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन था उस टाइम, उसने क्यों नहीं गवर्नमेंट को इतला दी कि ये मिलिटेंट है, इसके पास गन है? उस वक्त उसकी एजेंसियां कहां थी जो उसको इनपुट दे रही थी, जो उसने घर में बनाई थी तेंदुला में? और आज वो इनपुट कैसे उसको मिला कि ये शख्स जो है ये पैसे के लायक नहीं था, इसके खिलाफ पैसे गलत लगा है? इसका मतलब है कि डोडा एसएसपी, जितनी भी एजेंसियां हैं, वो जो हैं वो नाकारा हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उठता है। ये सवाल आप डोडा एसएसपी और एजेंसी के लोगों से पूछ सकते हो कि आया महराज मलिक आपको इतना नाकारा समझता है? एक शख्स म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन है, उसको मिलिटेंट बोलता है, गन है उसके पास,
और वो 5 साल मुतवातर म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन रहता है, और ये डीडीसी काउंसलर है, और 3 साल पहले इसने ये बात नहीं की, आज कैसे की? पहले तो इसके ऊपर पर्चा लगाओ ना, इसने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी सही टाइम पे? आज क्यों दे रहा है 2 साल के बाद? इसका मतलब ये मिला हुआ मंसूर के साथ, 2 साल तो मिला हुआ था ना। अगर एजेंसी इसकी छानबीन करेंगे तो फिर तो वो भी मेरे साथ ही होगा ना जेल में। अच्छा, एक बार बताओ मेरे को, आप भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के, वो भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के, डीसी साहब पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं हरविंदर जी पे, इतना पर्सनल हो गया कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अपने मुलाजमों से काम नहीं ले रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब से मैं जेल से छूटा हूँ 2025 साल में लगभग मिनिमम 20-25 डीसी ट्रांसफर हुए, तो बहुत ही डिसेंट आदमी है, बहुत ही